स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से होगा शुरू। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। 15 फरवरी तक चलेगा पहला भाग। बजट सत्र का दूसरा भाग 8 मार्च से 8 अप्रैल तक। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 12 सीटों पर चुनाव का ऐलान। बिहार में 2 और आंध्र प्रदेश में 1 विधान परिषद सीट पर भी होगा उपचुनाव। 11 जनवरी को अधिसूचना और 28 जनवरी को वोटिंग। बर्ड फ्लू को लेकर केंद्र के राज्यों को सतर्क रहने की सलाह। केरल और हरियाणा के दौरे पर डॉक्टर और विशेषज्ञों की केंद्रीय टीमें। स्थिति की निगरानी के लिए राजधानी दिल्ली में बनाया गया नियंत्रण कक्ष। भारत ने श्रीलंका को दिया कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने और आर्थिक चुनौतियों से निपटने में मदद का भरोसा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की श्रीलंका के विदेश मंत्री के साथ कोलंबो में बैठक। विकास, समानता, न्याय और सुरक्षा के मुद्दे पर तमिलों के लिए की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की अपील। और ब्रिटेन में एक दिन में सामने आए कोरोना के 60,000 नए मामले। भारतीय दूतावास ने 20 फरवरी तक रद्द की सभी कॉन्सुलर सेवाएं। भारत में नए स्ट्रेन से संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर हुई 73। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र 2 हिस्सों में आयोजित होगा। सत्र के दौरान कोविड-19 से जुड़े सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। 29 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र का पहला भाग 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा भाग 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के पहले भाग के पहले दिन यानी कि 29 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण होगा। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी बजट सत्र के पहले हिस्से में होगी। 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। इस बार बजट सत्र में शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही भी आयोजित की जाएगी, जबकि मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं हुई थी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार की मंशा बजट सत्र को बिना अवरोध के पूरा कराने की है। उन्होंने कहा कि कोई भी आपातकालीन बिल या अध्यादेश लाने पर सरकार गंभीरता से विचार कर फैसला लेगी। From 29th of January, budget session will commence, and first part of it will conclude on 15th of February. And in the first half, normally budget and president address will be there, and discussion on president address and discussion on budget. And if there are any emergency bill or ordinance, that also we will prefer to take, and whatever the other issues, if at all, as it is normally in the first phase, in President's thanks going motion to the President and the budget, anything can be discussed. And other than that, whatever necessary bills are there, government would like to take, and there will be question hour, and of course, it is the discretion of Speaker and Chairman. And all other things will be there, including zero hour and everything. उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में होने वाले विधान परिषद चुनाव और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग की तरफ से आज चुनाव और उपचुनाव तारीखों की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 12 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव होने हैं, जबकि बिहार में विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव कराया जाना है। वहीं आंध्र प्रदेश विधान परिषद की 1 सीट के लिए उपचुनाव होगा। इन सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य विधान परिषद की सीटों के लिए होने वाले चुनाव और उपचुनाव में नए सदस्यों का चुनाव करेंगे।
द्विवार्षिक चुनाव और उपचुनाव के लिए अधिसूचना 11 जनवरी को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 जनवरी है। नामांकन पत्रों की जांच 19 जनवरी को होगी और 21 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 28 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और मतगणना भी 28 जनवरी को ही कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के जिन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें डॉक्टर दिनेश शर्मा, अहमद हसन, आशु मलिक, धर्मवीर सिंह, अशोक, प्रदीप कुमार जाटव, रमेश यादव, रामजतन, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, वीरेंद्र सिंह, स्वतंत्र देव साहब सिंह सैनी शामिल हैं। इन 11 सदस्यों का कार्यकाल 30 जनवरी को पूरा हो रहा है। 12वां नाम नसीमुद्दीन सिद्दीकी का है, जिनकी सदस्यता 22 फरवरी 2018 से अयोग्य घोषित की गई थी। विधान परिषद के सभापति के आदेश पर पिछले साल जुलाई में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सदस्यता खत्म की गई। वहीं बिहार में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और विनोद नारायण झा के हटने के बाद से दोनों सीटें खाली हुई हैं। सुशील कुमार मोदी का कार्यकाल 6 मई 2024 तक और विनोद नारायण झा का कार्यकाल 21 जुलाई 2022 तक था। आंध्र प्रदेश में पोथुला सुनीता की विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई। पोथुला सुनीता का कार्यकाल 29 मार्च 2023 तक था। और वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले देश के सभी जिलों में 8 जनवरी को वैक्सीन का दोबारा ड्राई रन होगा। इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ अहम बैठक होगी। इस बार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 700 से ज्यादा जिलों में एक दिन में ड्राई रन किया जाएगा। इसमें 1.7 लाख वैक्सीनेटर और 3 लाख वैक्सीन टीम के सदस्य शामिल होंगे। इससे पहले 28 और 29 दिसंबर को देश के 4 राज्यों में कुछ जगहों पर किया गया था और इसके बाद से 2 जनवरी को पूरे देश के सभी जिलों में पहला ड्राई रन किया गया। भारत में 2 वैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल की इजाजत मिल चुकी है। सरकार की ओर से सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारी की जा रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि पहले चरण में हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर को टीके लगाए जाएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली गई है। पंजाब और ओडिशा में स्कूल और कॉलेज को दोबारा खोलने की तैयारी है। पंजाब सरकार ने कक्षा 5 से 12वीं तक के छात्रों के लिए सभी विद्यालयों को कल से खोलने का फैसला लिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय इंदर श्रृंगला ने कहा कि अभिभावकों की मांग पर राज्य सरकार ने सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। सभी स्कूलों को कोविड-19 दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। वहीं ओडिशा में राज्य सरकार की तरफ से 8 जनवरी से 10वीं और 12वीं क्लास के लिए स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति के बाद भुवनेश्वर में तैयारियां चल रही हैं। स्कूल प्रबंधन ने कोविड-19 के दिशा निर्देशों के तहत पढ़ाई शुरू करने की तैयारी कर ली है। स्कूलों के लिए नया टाइम टेबल तैयार किया गया है। और भारत में अब तक करीब 1 करोड़ लोग कोरोना के खिलाफ जंग जीत चुके हैं, जो कि दुनिया में अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा है। वहीं संक्रमित मामलों की कुल संख्या में केवल 2.19% सक्रिय मामले शेष बचे हैं। फिलहाल देश में करीब 2,27,000 सक्रिय मामले हैं। कोरोना महामारी से देश में होने वाले मौतों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। रोगियों की तत्काल पहचान, उन्हें तत्काल आइसोलेशन में भेजा जाना और अस्पतालों में भर्ती मरीजों के समय पर क्लिनिकल प्रबंधन से ही सफलता मिली है। पिछले 12 दिनों में प्रतिदिन होने वाली मौतों की संख्या 300 से नीचे दर्ज की गई है। पिछले 7 दिनों में देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 1 मौत दर्ज की गई है। यह उपलब्धि केंद्रीय सरकार की प्रभावी कोविड प्रबंधन और प्रतिक्रिया नीति के चलते हासिल हुई है। मंगलवार को कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 264 रह गई है। इसके साथ ही अब तक हुई कुल मौतों का आंकड़ा 1.5 लाख के पार पहुंच चुका है। फिलहाल देश में मृत्यु दर 1.45% है।
प्रतिदिन ठीक हो रहे मरीजों की संख्या प्रतिदिन सामने आ रहे नए मामलों की संख्या से अधिक हो रही है और इस तरह सक्रिय मामलों में गिरावट का रुख जारी है। मंगलवार को जहां 18,088 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 21,314 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस तरह सक्रिय मामलों की संख्या में 3,226 की गिरावट आई है। इसके साथ ही देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 2,27,546 रह गई है, जो कि कुल मामलों का महज 2.19% है। वहीं ठीक हुए मामलों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ के करीब पहुंच गया है। फिलहाल देश में रिकवरी रेट 96.36% है। ICMR के मुताबिक अब तक देश भर में करीब 17 करोड़ 74 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। वहीं मंगलवार को करीब 9,31,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। भारत में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन से फैले इस नए कोरोना वायरस स्ट्रेन के भारत में 2 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद से कुल आंकड़ा 73 पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सभी संक्रमित लोगों को आइसोलेशन सेंटर में अलग अलग रूम में रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के NCDC में 8 और IGIB में 20 नए स्ट्रेन के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पुणे के NIV में 30, बेंगलुरु के निमहंस में 11, हैदराबाद की CCMB में 3 और कोलकाता के NCBG कल्याणी में 1 मामला दर्ज किया गया। मंत्रालय ने बताया है कि इन लोगों के संपर्क में आए सभी लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। अन्य नमूनों का जीनोम सीक्वेंसिंग किया जा रहा है और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ब्रिटेन में कोविड-19 महामारी के नए प्रकोप के बाद लंदन में भारतीय उच्चायोग के सभी कॉन्सुलर सेवाओं को स्थगित कर दिया गया। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के मुताबिक फिलहाल इस साल 20 फरवरी तक ये सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। हालांकि उच्चायोग ने इमरजेंसी कार्यों के लिए सेवाएं प्रदान करने को आश्वस्त किया है। वहीं ब्रिटेन में पिछले 8 दिनों से लगातार कोरोना संक्रमण के 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। यहां पिछले 24 घंटों में 60,000 कोरोना के नए मामले आए हैं और 830 लोगों की कोविड की वजह से मौत हुई है। ब्रिटेन में अब तक 27.74 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। यहां कोरोना के नए स्ट्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश जारी है। हालात को देखते हुए अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,22,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि रिकॉर्ड 3900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। यहां पर अब तक कोविड से 3,65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,15,78,000 के पार हो चुका है। कोविड-19 महामारी के बीच भारत में हुए वैक्सीन निर्माण के बाद से आपसी सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में तैयार कोविड वैक्सीन की जानकारी उन्हें दी। उन्होंने बताया कि भारत अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगा। प्रधानमंत्री ने एंजेला मर्केल को इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने के लिए धन्यवाद भी दिया। दोनों नेताओं के बीच कोविड के अलावा द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर भी चर्चा हुई। इस वर्ष भारत और जर्मनी के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं और रणनीतिक संबंधों की 20वीं सालगिरह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर न्यू रेवाड़ी न्यू मदारखंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई 306 किलोमीटर है। इसके अलावा प्रधानमंत्री 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो कि न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के बीच चलेगी। न्यू रेवाड़ी न्यू मदारखंड का हिस्सा हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में आता है। नए माल गलियारे पर रेलगाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाने से राजस्थान और हरियाणा की रेवाड़ी, मानेसर, नारनौल, फुलेरा और किशनगढ़ में मौजूद इकाइयों को, औद्योगिक इकाइयों को काफी फायदा होगा। इसके पहले 29 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के भावपुर खुर्जा खंड का उद्घाटन किया था। कोविड संक्रमण के मामलों में मेडिकल ऑक्सीजन के निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के 162 मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की तैयारी है। देश भर में 162 अतिरिक्त मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए
पीएम केयर्स फंड से 201 करोड़ 58 लाख रुपए जारी किए गए। ये संयंत्र 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में खोले जाएंगे, जिनकी कुल क्षमता 15 करोड़ 41 लाख 90 हजार मीट्रिक टन होगी। इन संयंत्रों से जन स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत बनेंगी। साथ ही मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति किफायती दरों पर प्रभावी तरीके से की जा सकेगी। परियोजना की कुल लागत में से 137 करोड़ 33 लाख रुपए संयंत्र तैयार करने और 64 करोड़ 25 लाख रुपए वार्षिक रखरखाव पर खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले स्वायत्त शासी निकाय केंद्रीय चिकित्सा आपूर्ति भंडार तैयार ऑक्सीजन की खरीद करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत और जापान के बीच सहभागिता से जुड़े एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी। यह समझौता भारत और जापान के लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ाएगा और भारत के कामगारों और कुशल पेशेवरों को जापान भेजने में मदद करेगा। यह समझौता ज्ञापन कुशल कामगारों के संबंध में तय व्यवस्था के उचित परिचालन के लिए सहभागिता का मूलभूत ढांचा तैयार करने के संबंध में है। मौजूदा सहभागिता समझौता ज्ञापन भारत और जापान के बीच सहभागिता और सहकार से जुड़े एक संस्थागत तंत्र की स्थापना करेगा, जिसके तहत जापान में 14 तय क्षेत्रों में काम करने के लिए ऐसे कुशल भारतीय कामगारों को भेजा जाएगा जिन्हें अनिवार्य कुशलता योग्यता हासिल कर ली है और जापानी भाषा की परीक्षा पास कर ली है। इन भारतीय कामगारों को जापान सरकार की ओर से न्यू स्टेटस ऑफ रेजिडेंस प्रदान की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये उम्मीद जताई है कि किसान संगठनों से शुक्रवार को होने वाली वार्ता में कृषि कानून पर विवाद का समाधान निकल जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की भलाई के लिए वचनबद्ध है। भारत सरकार देश के समस्त किसानों के प्रति और उनके हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसलिए जो किसान कृषि सुधार बिलों के समर्थन में आते हैं, हम उन्हें भी मिलते हैं। जो विरोध में है, उनसे भी चर्चा सरकार निरंतर कर रही है। लेकिन समर्थन में भी काफ़ी बड़ी संख्या देश भर से आ रही है। हम उन्हें मिल भी रहे हैं, वो पत्र भी लिख रहे हैं, फ़ोन पर भी बात कर रहे हैं। उन सबका स्वागत भी है, आभार भी है और मैं पूरी तरह आश्वस्त भी हूँ कि किसान यूनियन जो आंदोलनरत हैं वो कृषि सुधार बिलों की भावना को समझेंगी और किसानों के हितों पर ध्यान देंगी और सकारात्मक रूप से चर्चा करके कोई न कोई समाधान जरूर निकालेंगी। केंद्र सरकार ने एवियन फ्लू से प्रभावित केरल और हरियाणा के लिए एक्सपर्ट टीम को भेजा है। एक्सपर्ट टीम्स में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के विशेषज्ञ, राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान के प्रतिनिधि और कई जाने माने अस्पतालों के डॉक्टर शामिल हैं। ये टीम प्रभावित इलाकों में काम करेगी। साथ ही टीम राज्य में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करेगा। वहीं केंद्र ने निगरानी के लिए दिल्ली में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक इस बीमारी का किसी मानव पर असर होने की खबर नहीं है। वहीं पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बर्ड फ्लू से प्रभावित राज्यों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें पक्षियों की असामान्य मृत्यु दर पर नजर बनाए रखने को कहा गया है। साथ ही बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए कार्य योजना बनाने का सुझाव दिया गया है। एवियन इन्फ्लुएंजा के करीब 5 स्टेट से रिपोर्ट हो चुका है। 1-2 जगह और शायद वो है, क्योंकि प्रदेश सरकारों से 5 सरकारों से हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है। हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरला से ये रिपोर्ट आ चुकी है। और इसमें अभी तक की एक तरह से कह सकते हैं हरियाणा से रिपोर्ट है, पोल्ट्री में फैल रही है, नहीं तो वाइल्ड जो बर्ड्स हैं उनमें है। प्रिवेंटिव मेजर जो करते हैं, कोई ट्रीटमेंट तो इसका है नहीं, लेकिन सावधानी बरते सभी प्रदेश सरकारें और जो उनका डिस्पोजल ठीक हो बर्ड्स का जो मर चुकी हैं, और उसको किसी तरह से मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट किया जाए बर्ड्स का इस समय पे। केरल के अलप्पुझा और कोट्टायम में एवियन इन्फ्लुएंजा का H5N8 स्ट्रेन मिलने के बाद से यहां पक्षियों को मारने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए कंट्रोल रूम और क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है, जो कि लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। केरल में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद से कर्नाटक और तमिलनाडु सावधानी बरत रहे हैं। वहीं राजस्थान और हिमाचल में हजारों पक्षी मृत मिले हैं।
यहां पर बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद संक्रमण को रोकने के उपाय शुरू किए गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर और हरियाणा ने अपने अपने राज्य में सैंपल्स की जांच करनी शुरू कर दी है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में 53 पक्षी मृत पाए गए। पक्षियों के मृत पाए जाने की सूचना मिलने के बाद से वन विभाग सक्रिय हो गया है। वन विभाग ने मृत पक्षियों के शव को जांच के लिए भेजा है। रक्षा मंत्रालय ने 2020 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई जगहों पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश की और इसके लिए चीन की ओर से एक तरफा और उकसावे वाली कार्रवाई की गई। साथ ही अपरंपरागत हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसका भारतीय सेना ने मजबूती के साथ जवाब दिया। भारत ने यह साफ साफ चीन को बता दिया है कि सीमा पर यथास्थिति में एक तरफा बदलाव लाने का कोई भी प्रयास अस्वीकार्य है और भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी सालाना समीक्षा में कहा है कि साल 2020 में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद के दौरान चीन ने अपरंपरागत हथियारों और उकसावे वाली कार्रवाई की। चीन की ओर से कई जगहों पर यथास्थिति बदलने और सैनिकों का जमावड़ा करने से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा। गालवान घाटी में भारत की क्षेत्रीय अखंडता का बचाव इस साल हमारी सेनाओं की वीरता का बेमिसाल उदाहरण है, जिसमें भारत के 20 बहादुर सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया और चीन की सेना को भारी नुकसान हुआ। स्थिति को देखने के बाद वायुसेना की मदद से भारतीय सेना को पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर टैंक और तोप को तैनात करना पड़ा। मंत्रालय ने अपनी सालाना समीक्षा में कहा है कि सेना ने तैनाती में सहायता के लिए सड़कों, आवासों और पुलों का निर्माण किया है। ऊंचाइयों पर तैनात सैनिकों के लिए एडवांस विंटर स्टॉकिंग और सर्दियों की तैयारी पूरी हो चुकी है। चीनी सेना के किसी भी दुस्साहस का मुकाबला करने के लिए सैनिकों को अच्छी तरह से तैनात किया गया है। एलएसी पर मौजूदा तनाव के लिए चीन को जिम्मेदार बताते हुए मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय सेना ने दोनों देशों के बीच सभी प्रोटोकॉल और समझौते को बनाए रखा है। साथ ही इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करने के लिए चीन के साथ बातचीत भी चल रही है और कोर कमांडर स्तर पर सैन्य वार्ता के कई दौर हो चुके हैं। और इधर भारत ने श्रीलंका को कोविड-19 महामारी के बाद आर्थिक चुनौतियों से निपटने और कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने का भरोसा दिया है। श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज श्रीलंका के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद कहा कि कोविड महामारी ने दोनों देशों को और करीब से काम करने का मौका दिया। एस जयशंकर ने कहा कि तमिल अल्पसंख्यकों की एकजुटता, न्याय, शांति और गरिमा की उम्मीदों को पूरा करना कोलंबो के अपने हित में है। पड़ोसी पहले की नीति पर अमल करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नए साल में पहली विदेश यात्रा पर मंगलवार को कोलंबो पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने श्रीलंका के विदेश मंत्री दिनेश गुणवर्धने के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। उन्होंने श्रीलंकाई नेतृत्व को तमिलों के मामले में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और श्रीलंका में तमिलों के लिए समानता, न्याय, शांति और सुरक्षा प्रदान करने पर जोर दिया। Our support for the reconciliation process in Sri Lanka is long-standing, as indeed for an inclusive political outlook that encourages ethnic harmony. It is in Sri Lanka's own interest that the expectations of the Tamil people for equality, justice, peace and dignity within a united Sri Lanka are fulfilled. That applies equally to the commitments made by the Sri Lankan government on meaningful devolution, including the 13th Amendment of the Constitution. विदेश मंत्री ने श्रीलंका की एकता, स्थिरता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। साथ ही श्रीलंका के नेताओं के साथ रक्षा, सुरक्षा, समुद्री मामलों और मछुआरों के मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न बाधाओं का सामना करने में मदद करने के लिए श्रीलंकाई नेताओं को भरोसा दिलाया। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के सहयोग की सराहना की। बैठक के दौरान भारत ने कोविड टीकों के लिए श्रीलंका के अनुरोध को स्वीकार किया। We are now looking at post-COVID cooperation, and I carry back with me Sri Lanka's interest in accessing vaccines from India, and I shared with
with the Honorable Foreign Minister, that India sees, as Prime Minister Modi has said, India sees international cooperation in this area as its duty. During our talks, we focused on multiple areas of mutual cooperation in the identified sectors of the economy, finance, trade, commerce, defense, security and fisheries, cultural, and particularly on the ongoing COVID-19 pandemic and the post-COVID era that we are moving forward to. कोलंबो में ये विश्वास दिलाते हुए भारत श्रीलंका का एक विश्वसनीय भागीदार होगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत श्रीलंका में फार्मास्यूटिकल्स निर्माण के लिए विशेष क्षेत्र बनाने में मदद करेगा, जो कि दोनों देशों में कोविड की अवधि के बाद दोनों देशों के संबंधों को और आगे बढ़ाएगा। नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का मकसद देश को शीर्ष 3 वैज्ञानिक महाशक्तियों में स्थान देने के लिए आत्मनिर्भरता दृष्टिकोण अपनाना है। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी ड्राफ्ट पर मीडिया से बात करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा, भारत कोविड-19 संकट को लेकर सक्रिय है। उन्होंने कहा कि 2020 के मध्य में नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन नीति की शुरुआत की गई। उन्होंने इसे भविष्य की मजबूत नींव बनाने की दिशा में उठाया गया सही कदम बताया। पिछले 6 महीने में लगभग 300 सलाहकार और 43,000 हितधारकों को इसमें शामिल किया गया है। Aims to basically create an end-to-end science, technology and innovation ecosystem which is inclusive, which is empowered, which would allow us to do relevant and quality science, technology and innovation, which would permeate every aspect of society. And in fact, we are starting right here. So all of us are actually stakeholders, equal stakeholders in this process, which is to take science, to take knowledge to every section which needs it, which wants it, and which would benefit by it. दिल्ली सहित यूपी, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, जबकि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। बुधवार सुबह दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हुई। दिल्ली के दक्षिणी इलाके और गुरुग्राम के कुछ इलाकों में बारिश के अलावा ओले भी गिरे, जिससे मौसम में ठंडक और बढ़ गई। न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंडक बढ़ने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान गिरकर 2 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चौथे दिन बर्फबारी जारी रही। इससे जम्मू कश्मीर का संपर्क दूसरे राज्यों से कट गया। सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम जारी है। रनवे पर बर्फ जमने से फिसलन हो गई और इसके बाद श्रीनगर जाने वाली और वहां से आने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। मौसम विभाग ने राजौरी, उधमपुर, कुलगाम, गादरबल और कारगिल जिलों के ऊपरी इलाकों में हिमस्खलन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पुंछ, रामबाड़, डोडा, किश्तवाड़, अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपोरा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी जारी रही। बर्फबारी की वजह से कई इलाके बर्फ की सफेद चादर में ढके नजर आए। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं।